डियर स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन सिंह आज आपके सामने 12th क्लास की जो पोएम है एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये हम पोएम करने जा रहे हैं जो थॉमस ग्रे द्वारा कंपोज की गई है। एलेजी का मतलब होता है एक शोक गीत जो किसी की मृत्यु पर, किसी के बिछड़ने पर गाया जाता है। इस तरह का गीत है। और रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री का मतलब है देहात, गांव, और चर्चयार्ड का मतलब होता है शमशान, कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं। तो एक देहात के कब्रिस्तान में लिखा हुआ एक शोक गीत, इसका मतलब ये हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। ये जो एलेजी है ये थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलेजी है और जिससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और काफ़ी फेमस हुए थे इस एलेजी से। तो इसमें क्या होता है, जो थॉमस ग्रे है एक कब्रिस्तान में बैठा होता है, शाम का टाइम होता है और वहाँ पर वो अपने सामने कुछ मरे हुए व्यक्तियों की कब्रें देखता है। और वे जो मरे हुए व्यक्ति थे उन कब्रों में, ग्रेव्स में जो व्यक्ति थे वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही सीधे साधे से अनजान व्यक्ति थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था और लोग उनको जानते भी नहीं थे। अनजान थे, साधारण से मनुष्य, गरीब थे, साधारण थे, उनकी वो कब्रें थी। तो कवि को बहुत पीड़ा होती है और वो उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है, उनके प्रति दुख प्रकट करता है कि ये जो लोग हैं साधारण से, इनका कभी नाम नहीं हुआ है और इनके लिए लोगों ने कभी भी इनके मतलब इनका कभी भी मान सम्मान नहीं किया है। ये साधारण के साधारण ही बने रहे हैं और इनकी जैसे कोई बड़ा व्यक्ति मरता है तो उसके एपिटाफ लिखा जाता है, यानी कब्र के ऊपर बड़े बड़ी चीज़ें लिखी जाती है कि ये ऐसे थे वैसे थे, इनका रिकॉर्ड था। लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये बेचारे बहुत ही साधारण रहे हैं, गरीबी में रहे हैं, तो इन्हें कोई जानता नहीं है। तो इनकी मृत्यु पर दुखी होता है जो हमारा पोएट है, वो दुखी होता है और इनके लिए एक शोक गीत लिखता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के लिए तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है, लेकिन साधारण लोगों के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इसमें पोएट दुखी होकर इनके लिए कुछ लिखता है और इनके लिए शोक व्यक्त करता है, आम आदमियों, साधारण आदमियों के लिए, गरीबों के लिए, उनकी कब्रों को देखकर। तो कहता है द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? घंटी। द कर्फ्यू, जो शाम के समय जो चर्च में घंटी बजती है, कर्फ्यू टोल्स का मतलब होता है बजना, रिंग। जो शाम के समय, शाम का टाइम है बताया है, और कर्फ्यू टोल्स, जो चर्च है, चर्च में घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल उस घंटी की आवाज़ को कहते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो नेल बजाई जाती है। एक तरीके का शोक के रूप में एक घंटी की आवाज़ होती है, उसको नेल बोलते हैं ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग माने होते विदा होना, बिछड़ना, दिन, यानी दिन की विदाई के समय चर्च की अंतिम घंटी बज रही है। अंतिम घंटी यानी नेल, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घंटी की आवाज़ जो होती है एक प्रकार की, उसको नेल बोलते हैं। तो क्या कहता है पोएट की, चर्च में दिन की विदाई हो गई है, यानी दिन का अंतिम दिन का अंत हो गया है और उस समय चर्च की शाम की घंटी बज रही है और दिन को विदाई दे रही है। द लोइंग हर्ड, लोइंग का मतलब होता है रम्हाना, लो माने होता है रम्हाना, हर्ड माने होता है पशुओं का झुंड। लोइंग हर्ड यानी रम्हाने वाला झुंड, पशुओं का जो झुंड है रम्हाता हुआ। वाइंड स्लोली, वाइंड स्लोली का मतलब है वापस जा रहा है धीरे धीरे। वाइंड स्लोली ओवर द ली, ली माने होता है ग्रासी लैंड, चारागाह, है ना, चारागाह होता है ली। तो कहता है जो पशुओं का झुंड है वो रंभाता हुआ, आवाज़ें निकालता हुआ, वाइंड स्लोली, धीरे धीरे चारागाह से जा रहा है। सही बात है। द प्लोमैन, प्लोमैन है किसान, प्लो जोतने वाला, है ना, प्लो माने खेत जोतना। तो द प्लोमैन यानी किसान, होमवर्ड घर की तरफ, प्लॉट्स धीरे धीरे चल रहा है, हिज वेरी वे, वेरी में मतलब थका हुआ, धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा है, यानी होमवर्ड वे, ये एक ही वर्ड है।
एंड लीव्स द वर्ल्ड, और इस संसार को छोड़े जा रहे हैं, टू डार्कनेस, अंधकार की ओर, एंड टू मी, और मुझे भी। कहते हैं कि चर्च की जो घंटी है, अंतिम घंटी जो है वो बज रही है ऑफ पार्टिंग डे, दिन के समय की, दिन की विदाई हो रही है, दिन ख़त्म होता जा रहा है, यानी शाम हो गई है। और लोइंग हर्ड, जो झुंड है पशुओं का, वो रंभाता हुआ वाइंड स्लोली, धीरे धीरे ओवर द ली, चारागाह से वापस जा रहा है। द प्लोमैन, जो किसान है, होमवर्ड प्लॉट्स द वेरी वे, यानी होमवर्ड वे प्लॉट्स इज वेरी, यानी थका हुआ, वेरी माने थका हुआ, धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस संसार को और मुझे अंधकार में ये छोड़े जा रहे हैं। इस तरह से पोएट अपना फर्स्ट स्टेंजा कहता है। सेकंड देखिए, पोएट कहता है बीनीथ दोज रग्ड एम्स, रग्ड का मतलब होता है पुराने भद्दे, एम्स है चिराबेल के वृक्ष, पेड़, दैट यूज शेड, यू माने है सदाबहार की छाया, शेड माने होती है छाया, यू माने सदाबहार। और इसके लिए मैंने पिक भी डाली हुई है, अब लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तो वीडियो में आपको एम्स का वृक्ष भी दिखेगा और यू सदाबहार का पेड़ भी दिखाई देगा। तो कहता है इन पुराने भद्दे चिराबेल के पेड़ों के नीचे, बीनीथ, और यूज शेड, और सदाबहार की छाया के नीचे, वेयर, जहाँ पर, हीव्स द टर्फ, टर्फ माने होती है घास, मिट्टी के ऊपर जो घास उगाती है उसको टर्फ बोलते हैं। हीव्स माने होता है उठना, राइज होना। तो कहता है जहाँ पर क्या हो गया, जो मिट्टी के ऊपर जो है घास ऊपर की ओर उठने लगी है, उग आई है। इन मैनी मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग माने होता है झड़ना, मिट्टी का झड़ना, यानी झड़ती हुई, हीप माने होते हैं ढेर, झड़ते हुए ढेर के ऊपर, मिट्टी के जो ढेर है, झड़ती हुई मिट्टी के ऊपर क्या है, घास उग आई है। और जगह जगह पर ये जो हीप बन गए हैं, ढेर बन गए हैं, यहाँ पर जो ढेर दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर, मिट्टी के ढेरों पर, झड़ती हुई मिट्टी के ढेरों के ऊपर क्या हो गई है, घास उगाई है। ईच इन द नैरो सेल फॉर एवर लेट, और प्रत्येक, जो ग्रामीण के बारे में बोल रहे हैं, ग्रामीण के बारे में, प्रत्येक आदमी जो है, प्रत्येक ग्रामीण जो है, गांव के आदमी जो सीधे साधे हैं, वो यहाँ पर अपनी छोटी छोटी कोठरियों में, नैरो सेल छोटी छोटी, नैरो का मतलब संकीर्ण, सेल माने कोठरी, फॉर एवर लेट हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स, और वो जो ग्रामीण जो लेटे हुए हैं वो कौन है, द रूड फोर फादर्स, वे सीधे साधे, फोर फादर्स है, पूर्वज है, ऑफ द हेमलेट स्लीप, उन्हीं ग्रामीणों के पूर्वज है, गांव के, हेमलेट माने होता है गांव के, जो यहाँ पर सोए हुए हैं। तो कहते हैं जो ग्रामीण हैं जो इन कब्रों में सोए हैं, वो भी गांव के लोगों के क्या है, पूर्वज हैं, जो यहाँ पर हमेशा के लिए सोए हुए हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, चिराबेल के पेड़ों के नीचे और सदाबहार के पेड़ों की छाया के नीचे यहाँ पर क्या है, घास, जो घास ऊपर की ओर उठने लगी है, और जगह जगह ढेर जो बने हुए हैं, ये उनकी कब्रें हैं। ईच इन द नैरो सेल फॉर एवर लेट, और इन कब्रों में हर कोई लेटा हुआ है, छोटी छोटी कोठरियों में लेटा हुआ है। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, और वे गांव के जो ग्रामीण है उनके पूर्वज है, सीधे साधे से, जो इसके अंदर हमेशा के लिए सो गए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द ब्रीजी, ब्रीजी का मतलब है ठंडी हवा, शीतल हवा, कॉल यानी पुकार, ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग यानी कि सुगंधित वायु, मॉर्न माने सुबह, यानी प्रातः काल की सुगंधित और शीतल वायु की जो पुकार है। द स्वालो, स्वालो माने आबाबील, जो एक पक्षी होता है, ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब तिनका, बिल्ट शेड, शेड का मतलब होता है जो उसका घर है, स्ट्रॉ बिल्ट शेड का मतलब उसका घोंसला, स्ट्रॉ से बना हुआ जो घोंसला है, वहाँ से जो अबाबील है, अबाबील की चहचहाट, ट्विटरिंग, वो भी, और जो सुबह की, प्रातःकाल की शीतल और सुगंधित हवा की पुकार है। द कॉक्स श्रिल, और जो मुर्गे की, श्रिल यानी तीखी, क्लैरियन आवाज, और द इकोइंग हॉर्न, और इकोइंग गूंजने वाला, शिकारी का हॉर्न माने होता है बिगुल, यानी ये सब चीज़ें भी, नो मोर शैल राउज दैम, उनको नहीं उठा पाएंगी, फ्रॉम देयर लॉली बैड, लॉली बैड का मतलब कब्रों से, यानी उनकी कब्रों से सुबह की शीतल ठंडी सुगंधित हवा भी उनको उठा नहीं पाएंगी, और अबाबील की चहचहाट हो,
जो अपने घोंसले से चहचहा रही है, या मुर्गे की बांग हो जो तीखी बांग है, या शिकारी का बुगुल है, वो भी इन जो ग्रामीण है जो अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, लॉली बेड यानी अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, इनको इनकी कब्रों से नहीं उठा पाएंगी। जैसे कि सुबह की सुगंधित हवा होती है, शीतल हवा होती है, उसमें इतनी ताकत होती है कि प्राणवायु होती है, उसको प्राणवायु बोलते हैं, मुर्दे में भी जान डाल दें, और इतनी प्यारी आवाज़ है। तो ये इसमें जो कवि है ये कहना चाहता है कि अबाबील अपने घोंसले से चहचहा रही है, और जो मुर्गा है वो सुबह सुबह बांग दे रहा है, बहुत तीखी सी बांग दे रहा है, और शिकारी जो शिकार पे निकले हुए भी तेज तेज बिगुल बजा रहे हैं। यानी इतना शोर भी और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी इनको अब शायद इनकी कब्रों से नहीं उठा पाएंगे, है ना। नो मोर शैल राउज दैम, उनको नहीं उठा पाएंगे, राइज राइज की सेकंड फॉर्म राउज, उनको उठा पाएंगे फ्रॉम देयर लॉली बेड, उनकी कब्रों से उनको अब नहीं उठा पाएंगे, वे अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट पोएम का जो पैराग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, तो लेट नॉट कि नहीं करना चाहिए, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और यहाँ पर महत्वाकांक्षा से मतलब है महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए कहा गया है, जो अमीर व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिन्होंने जीवन में सक्सेस पाई हुई है, उनके लिए। मॉक का मतलब होता है उपहास उठाना, किसी का मजाक बनाना, मॉक करना। देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल माने होता है हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो अमीर व्यक्ति है, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को, इन कब्र में दफन हुए व्यक्तियों जो सीधे साधे से, उनकी मेहनत पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके जो साधारण से, होमली का मतलब होता है सिंपल जॉयज, जो उनकी सिंपल सी जिंदगी है, जो उनकी हंसी खुशी है उस पर। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, उनका भाग्य, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है धुंधला, और जो उनका धुंधला अंधकारपूर्ण भाग्य रहा है, गरीबी में जीना और गरीबी में मर जाना, उन पर जो एम्बिशन वाले लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तरक्की कर ली है, उनको, उन लोगों पर उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनके सीधे साधे खुशियों पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, और उनके अंधकारपूर्ण जो भाग्य है, डेस्टिनी है, उन पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नोर ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है शान, लेकिन यहाँ से मतलब जो शान वाले व्यक्ति है, और ना ही उन महत्वाकांक्षी और शानदार व्यक्तियों को हियर, सुनना चाहिए, विद द डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल यानी निंदापूर्ण, स्माइल माने मुस्कुराहट, यानी ना उनके ऊपर कटाक्ष करना चाहिए, ना उन पर हंसना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, वो जो गरीब आदमी है, एनल्स मतलब होता है उनका इतिहास, रिकॉर्ड। शॉर्ट एंड सिंपल, जो गरीबों का छोटा सा और साधारण सा जो इतिहास है, जो उनका रिकॉर्ड है, एनल्स है, उस पर उन शान वाले व्यक्तियों को, जिन्होंने तरक्की हासिल की है, महत्वाकांक्षी लोगों को, अमीर व्यक्तियों को बड़ी निंदा से मुस्कुराना नहीं चाहिए, या निंदा से मुस्कुराते हुए उनकी छोटे से इतिहास को सुनना नहीं चाहिए। तो इसमें पोएट यही कहता है कि हमें गरीबों के छोटे मोटे कार्यों की सराहना करनी चाहिए, ना कि उनकी मजाक बनानी चाहिए। उन्होंने भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो किया ही है, इसलिए हमें उनको सम्मान देना चाहिए। द बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, एंड ऑल द ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, इसका मतलब क्या है। द बोस्ट, बोस्ट का माना होता है अभिमान, हेराल्ड्री का मतलब होता है उच्च कुल में पैदा होना, यानी उच्च, किसी को उच्च कुल में पैदा होने का अभिमान है। द पॉम्प ऑफ पावर, किसी को अपनी ताकत पर अभिमान है, पॉम्प का मतलब होता है शान, कोई अपनी ताकत को अपनी शान समझता है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, कोई अपनी सुंदरता पे घमंड करता है। एंड दैट वेल्थ एवर, और गिव, और किसी को भगवान ने जो वेल्थ दी है, धन संपत्ति दी है, कोई अपने धन पर अभिमान करता है। लेकिन अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल जिसको टाला ना जा सके, आवर का मतलब होता है समय या घड़ी, लेकिन वो जो कभी ना टालने वाली अटल जो घड़ी है, वो सभी का इंतजार कर रही है। अवेट इंतजार करती है समान रूप से, अलाइक क्या करती है, चाहे कोई बड़े कुल में पैदा हुआ हो, चाहे उसे इस बात का अभिमान हो, चाहे किसी को अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर अभिमान हो, चाहे किसी सुंदरता पर अभिमान हो, या किसी को अपनी दौलत पर अभिमान हो, लेकिन जो इनएविटेबल आर है, जो कभी ना टाले जाने वाली घड़ी है, यानी मृत्यु की घड़ी, अवेट्स अलाइक, सभी का समान रूप से क्या करती है, इंतजार करती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको मृत्यु तक पहुंचना है, सबको मृत्यु आनी है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव,
और क्या कहता है पोएट, जो पाथ ऑफ ग्लोरी, पाथ माने होता है रास्ता, ग्लोरी माने होती है वैभव, जो वैभव का रास्ता है, जो शान शौकत का रास्ता है, लीड जाता है बट टू ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, कब्र के सिवा, बट का मतलब सिवा, कहीं और नहीं जाता। अर्थात इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुंदर हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन अंततः उसको मृत्यु पर जाना ही है, उसकी मृत्यु होनी ही है, उसको टाला नहीं जा सकता। अतः हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और गरीबों के ऊपर उपहास नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू सदाबहार का वृक्ष, ये है यू सदाबहार का जो वृक्ष है इस तरह का, और एम्स चिराबेल का वृक्ष। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक आराम से पहुँचती रहे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे अपने कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, और मैं आने वाली वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।